हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर को कवर किए थे जहाँ पे हमने एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था कि एपोप्टोसिस क्या होता है। आज हम जानेंगे कि उसके मैकेनिज्म किस तरीके से हमारे बॉडी में रेगुलेट्स होते हैं या फिर किस तरीके से उस मैकेनिज्म के हेल्प से एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है। तो अगर हम एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म की बात करें तो वैसे तो दो तरीके के मेजर मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक आपका एक्सट्रिंसिक होता है, दूसरा इंट्रिंसिक होता है। बट हम एक और भी पाथवे को जानेंगे जो कि एपोप्टोसिस में हेल्प करता है। तो चलिए आइए हम आज सीखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस किस तरीके से होता है। लेट्स गो। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, टू टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं एपोप्टोसिस में, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टाइप पाथवे। आज सबसे पहले हम कवर करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होती है ये इन्वॉल्व होती है इस रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नलिंग के साथ, यानी कि एक रिसेप्टर होगा जिनके हेल्प से सारी सिग्नलिंग रिसीव की जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी सेल डिजीज्ड एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड कर रहा है तो इसका मतलब वो सेल ज़्यादा देर तक नहीं सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टिमुलेशन होती है, ट्रिगर की जाती है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, जहाँ पे कई सारे केमिकल मैसेंजर आपके जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें FAS, ट्रेलर, TNF ये सभी होते हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं नेबर सेल्स को और जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको एंड आफ्टर जो लिगेंड होगी वो बाइंड की जाएगी रिसेप्टर से और सिग्नलिंग इंड्यूस्ड होगी विद द हेल्प ऑफ कैस्केड। और ये कैस्केड जो होता है बाद में चेंजेस कराता है इंट्रासेलुलर डोमेन में, जहाँ पे आपकी FASR और ट्रेलर जैसी केमिकल सिग्नलिंग होती है या कह सकते हैं केमिकल मॉलिक्यूल होती है। और उसी के साथ इनसाइड चैनल की इनसाइड कह सकते हैं या डोमेन की इनसाइड कह सकते हैं कि एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे फैड कहते हैं। इनमें भी चेंजेस देखने को मिलती है और जब फैड चेंज होती है तो ये आगे के प्रोसेस कराने में हेल्प करती है। इंट्रिंसिक पाथवे की जब भी बात करते हैं तब यहाँ पे जो इंट्रिंसिक पाथवे होती है इसे किसी भी रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नलिंग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नलिंग इंड्यूस या इनिशिएट की जाती है एपोप्टोसिस के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जाती है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पाथवे में कई सारे स्टिमुलेशंस होते हैं, तब होते हैं जब कई सारे सेल्स में वायरल इन्फेक्शंस देखने को मिले या फिर जो DNA होता है वो डैमेजेस हो या फिर फ्री रेडिकल्स आपके ज़्यादा सेल में प्रेजेंट हो। तो जो डैमेज DNA होती है वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराती है। कई सारे प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैस्पेस को एक्टिवेट करते हैं। कैस्पेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि दो तरीके के कैस्पेस होते हैं, 3 और 9, और ये एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। जैसे ही प्रोटीन एक्टिवेट कर देती है कैस्पेस को तो जो सेल का डिस्ट्रक्शंस होता है वो चालू हो जाता है और जो प्रोटीन होती है ये भी ट्रांसलोकेट होती है सेलुलर न्यूक्लियस में एंड इंड्यूस करती है DNA के फ्रेगमेंटेशंस में। जैसे ही कैस्पेस 9 एक्टिवेट होता है देन आफ्टर कैस्पेस 3 एक्टिवेट होती है। फिर कैस्पेस 3 एक्टिवेशंस के बाद एपोप्टोसिस प्रोसेस आपके हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स या पाथवे जो होते हैं वो एक्सिक्यूशन पाथवे की तरफ चले जाते हैं। एक और पाथवे होता है एपोप्टोसिस पाथवे में जिसे हम ग्रेना एंजाइम पाथवे के नाम से जानते हैं। यहाँ पे परफोरिन्स A आपका वर्क करता है जहाँ पे ये एक्टिवेट करता है या ग्रेना एंजाइम B को। देन ग्रेना एंजाइम B जो होती है वो कैस्पेस 10 के एक्टिवेशन में हेल्प करती है और जैसे ही कैस्पेस 10 एक्टिवेट हो जाता है पाथवे आपकी एक्सिक्यूशन की तरफ चली जाती है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम एपोप्टोसिस पाथवे को करा सकते हैं या हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एपोप्टोसिस पाथवे होगा। एक आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे होता है और तीसरा ग्रेना एंजाइम पाथवे होता है। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो और पसंद आए आपको। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ पे हम सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम सिग्नलिंग के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानेंगे। तब तक आप ड्रॉप ऑफ एजुकेशन के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।